Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So here we are with the next lecture series, that is the lecture number 7 of the PYQs from the EVS paper. ठीक है, तो CVT का 2022 का जो महा लेक्चर सीरीज जो चल रहा है जिसमें कि आपको सारे PYQs के डिस्कशन एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग, वी आर अगेन स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 7. आगे के 6 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, they can see the lectures, and those who are really interested in our regular batches, they can definitely join our regular batches. They can contact in the description box number, and stay tuned with our lecture series for the upcoming exam that is happening on the June. Okay, so let's us begin the lecture. So ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो ये पूछता है द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ ए फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज और आर इन. बहुत ही सिंपल चीज है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर की बात किया है, तो आपको उससे पहले क्या पढ़ने की जरूरत है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ. क्लियर? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ ये पढ़ने की जरूरत है. तो आप देख सकते हो कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो 100% है. और अगर मैं इसकी एक अनुमान आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1407 मिलियन किलोमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद है हमारे पूरे पृथ्वी में. समझ रहे हो? मिलियन किलोमीटर क्यूब. मिलियन कितना होता है? इंटू 10⁶ किलोमीटर क्यूब. समझ रहे हो कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा पानी मौजूद है हमारे पूरे पृथ्वी में. ठीक है, पूरे अर्थ में इतना ज्यादा पानी मौजूद है. उसमें से अगर देखें बच्चों, तो पहला जो पोर्शन कवर कर रहा है वो ओशन 96.5% कर रहा है, सॉल्ट वाटर कर रहा है 0.9%, और बहुत ही छोटा परसेंट जिसको हम बोलते हैं 2.5% जो है वो तुम्हारा फ्रेश वाटर कंप्लीट कर रहा है. अब उस फ्रेश वाटर का भी डिवीजन हो रखा है. फ्रेश वाटर का डिवीजन में अगर हम देखें तो 68.7% जो है वो ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में है. तो हमारा जो आंसर क्या था? आइस शीट्स एंड ग्लेशियर जो है वो मैक्सिमम रिजर्वायर रखते हैं फ्रेश वाटर का. दूसरा रिजर्वायर कौन सा है? ग्राउंड वाटर का. तो ओशन वाटर, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर डिवाइड हुए, फिर यहाँ पे 2A और 2B. ठीक है, और एक छोटा सा हल्का सा पोर्शन सरफेस वाटर भी है 2C में. अब इस 2C का भी डिवीजन है बहुत सारा. ओके, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. हम यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड वाटर आइस है, तुम्हारा रिवर्स एंड लेक्स है, एटमॉस्फेयर है, सॉइल मॉइस्चर है, स्वाम्पी एरियाज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पानी मिलता है. तो काफी हद तक डिवीजन हो रखा है. सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस थिंग. ठीक है, हमको जो आंसर था वो हमारा फ्रेश वाटर रिजर्व का हाईएस्ट परसेंटेज था. तो इस वजह से आपका जो आंसर है दैट इज ग्लेशियर एंड आइस कैप फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बड़ा ही सिंपल है. पूछता है द डबलिंग टाइम ऑफ a bacteria cell is 90 minutes. If the division starts with 2 cells, how many bacteria cells will present after a day? ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा घबराना नहीं है. सबसे पहली बात है डबलिंग टाइम बोला है, तो इसको मैं अगर बैक्टीरिया मान के चलता हूँ, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के दो डिवीजन हो रहे हैं. ठीक है, दो डिवीजन हो रहे हैं. दो डिवीजन के लिए कितना टाइम लग रहा है? 90 मिनट्स. ठीक है, तो दो डिवीजन के लिए लग रहा है 90 मिनट्स. तो एक दिन के लिए कितना लगेगा भाई? कितने मिनट होते हैं एक दिन में? 24 × 60, जिसका वैल्यू है 1440 मिनट. फिर 1440 मिनट में अगर हम बात करें, इन 1440 मिनट्स द बैक्टीरिया डबल इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स. ठीक है, बट हियर इट इज गिवन दैट इफ द डिवीजन स्टार्ट्स विद द टू सेल्स, मतलब जो विभाजन हो रहा है वो दो सेल से टूट रहा है. इफ द डिवीजन स्टार्ट विद द टू सेल्स, देन व्हाट विल बी द आंसर?
पहले के लिए 2 to the power 16, दूसरे के लिए भी 2 to the power 16। क्यों? हम लोग 2 into 2 into 2 डॉट 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 करके 16 टाइम्स डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए 2 to the power 16। और दो बैक्टीरिया थे इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 into 2 to the power 16, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 17, जिसकी वैल्यू है 131072। सो द आवर आंसर इज दिस। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड यू हैव टू आंसर इट वेरी वेल। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिमाग में गलती नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, द डिवीजन ऑफ क्रोमाटिड इनटू two daughter chromosomes is observed during which stage of mitosis? That's the question. तो इसका जो आंसर है दैट इज एनाफेज। ओके, सो ये एनाफेज होता क्या है? सेल डिवीजन की बात चल रही है। During anaphase of a mitosis, the chromosome split and the sister chromatids of each chromosome move towards opposite pole. The separation of chromatids began at a kinetochore. The arm trail is behind. तो सिस्टर या डॉटर क्रोमोसोम्स में टूटने का जो फंडा है क्रोमोसोम्स में, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाफेज। जिसमें कि प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज तो फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस होता है। माइटोसिस प्रोसेस ही जो है उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस दैट सेपरेट्स द डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल carried in the nucleus of a parent cell into two identical daughter cells. डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल को हटा के दो identical daughter cell बनाता है। During the prophase, the complex of a DNA and protein contained in the nucleus known as chromatin condense कर जाता है। जबकि अगर हम एनाफेज की बात करें, एनाफेज इज द फोर्थ फेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज जो है वो फोर्थ फेज है जिसमें हम डेफिनेटली डुप्लीकेट कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर रहे हैं, जो कि पेरेंट सेल्स को आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो anaphase and anaphase is the answer. Anaphase is the answer. ओके, टेलियोफेज की बात करें तो वो क्या है? फिफ्थ और फाइनल फेज ऑफ द माइटोसिस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? दैट प्रोसेस सेपरेट द डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल कैरिड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ओके, बट डिवीजन ऑफ क्रोमैटिड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पे क्रोमाटिड्स की बात आ जाती है वहां पे एनाफेज ही कंसिडर किया जाता है। So the telophase begins once the replicate or paired chromosomes have separated and pulled to opposite sides of the pole of the cell. ठीक है, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कौन सा फेज किसके बाद आता है और किस फेज में क्या होता है। तो आइए चलते थोड़ा देख लेते हैं। तो माइटोसिस इज ए प्रोसेस इन विच सेल replicates into chromosomes and then segregate them, the producing two identical nuclei in preparation of cell division. सेल डिवीजन में ये प्रोसेस चलता है। देखो, पहले शुरू होता है इंटरफेस, फिर आया प्रोपेज, फिर लेट प्रोपेज, फिर मेटापेज, फिर एनाफेज। देखो टूट रहा है, पहले जुड़ा, जुड़ते जुड़ते अलाइन हुआ, फिर टूटा, फिर टेलियोफेज में दो में डिवीजन होने के बाद चल रही है, फिर साइटोकाइनेसिस में डिवीजन हो गया। सो माइटोसिस इज एंड सेल डिवीजन का जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आवर प्रोसेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ phases we are seeing in a cell division। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो अब इसमें गलती मत करना कि कौन सा स्टेज किसके बाद आता है और उसके वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, ये सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस है, तो यू शुड नो इट इन वेरी, क्या बोले, बहुत ही कम तरीके से आप इसको जानो, तो जितना शॉर्टकट में पढ़ो उतना अच्छा है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली पढ़ो और नोट्स बनाओ, दैट इज फाइन। ओके, डोंट गो इनटू द डीप साइंस, क्योंकि डीप साइंस से आप इन्वायरमेंट में उतना क्वेश्चंस नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। कम साइंस में भी आपको अगर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लगा सकते हो। ठीक है, again this is a question that is coming from the biology, so it is asking the random variations in the allele frequency from generation to generation often observed in a small population is called। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है।
ठीक है, तो क्या होता है कि रैंडम फोर्सेस लीड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स देयर कैन बी रैंडम फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ एलीलीज इन ए पॉपुलेशन। द चेंजेस इन रिलेटिव allele frequency called as genetic drift can either increase or decrease the chances over time। एलएलई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, जनरेशन से जनरेशन में बदलाव आता है कुछ ना कुछ। ठीक है, पढ़ेंगे म्यूटेशंस, एक तरीके से एलएलई फ्रीक्वेंसी का चेंज मतलब म्यूटेशंस की बात कर रहा है वो। बट अगर हम मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो ट्रांसलेशन क्या होता है, इज ए प्रोसेस इन व्हिच राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म और एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम synthesizes the protein after the process of transcription of DNA to RNA in cell nucleus। तो ट्रांसलेशन तो नहीं होगा भाई, एलएलई फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करता है। Polymorphism as related to genomics refers to the presence of two or more variant of form of a specific DNA sequence that can occur among different individual or a population। The most common type of polymorphism involves the variation at single nucleotide। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं बात करता हूँ, हमने देखा है कब्स, ठीक है, टाइगर के कब्स की बात करते हैं। टाइगर का जो बच्चा होता है कब्स होता है, एक कब बच्चा बिल्कुल ही ब्लैक होता है और एक बच्चा थोड़ा येलोइश होता है। ठीक है, उसमें डार्क स्पॉट होता है। ठीक है, ये मान के चलो। हमने देखा है कि कुछ कुत्ते जो होते हैं वो आपके ऑरेंज होते हैं, वहीं पे कुछ कुत्ते जो होते हैं ब्लैक होते हैं। अमूमन जो कुत्ते का कलर होता है लगभग ऑरेंज या ग्रेइश कलर का होता है, बट कुछ कुत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। तो स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज बट डिफरेंट मॉर्फ्स, मतलब मॉर्फोलॉजी आउटसाइड अपीयरेंस, मॉर्फ्स अलग अलग है। ठीक है, सेम स्पीसीज है बट डिफरेंट मॉर्फ्स है। क्लियर, तो इसमें आपका ये आएगा। ये चीज दिमाग में क्लियर है? ओके, सो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट मॉब्स में क्या क्या इसका कहानी होता है। क्लियर, ओके। देखो, फिर अगर बात करते हैं एलएलई फ्रीक्वेंसी, तो एलएलई फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो उसको कैसे देखते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ ए ह्यूमन रेस, ब्राउन वाज द ओनली आई कलर पीपल कुड हैव। द एलएलई फ्रीक्वेंसी फॉर द एलएलई दैट कॉज्ड ब्राउन आइज वाज 1%। मतलब क्या है, ए म्यूटेशन इन द मेन जीन ऑफ फॉर ए आई कलर क्रिएटेड ए न्यू फेनोटाइप, ब्लू आइज। देखो, इतने साल से चलता आ रहा था भूरे आंख, अचानक से एक म्यूटेशन हुआ जिसमें कि ब्लू आंख, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज जो पढ़ते हो आप। ठीक है, तो अचानक से एक कलर का डिफरेंस आ गया, एलईडी फ्रीक्वेंसी अचानक से वेरिएशन क्रिएट हुआ जीन में, जिसकी वजह से ब्लू आइज बनना शुरू हो गया। ठीक है, पहले जमाने में ब्लू आइज के लोग कम दिखते थे, तो कम से कम 2020 2 लाख बीसी से जब चलता हुआ आ रहा था, तब हमारे पास भूरे आंख वाले लोग ही थे। बट आफ्टर 5000 BC, there was a trend of blue eyes. So the allele frequency shifted. Since then, many variations of eye color has emerged, though brown eyes remain the most common। क्लियर, तो ये एक म्यूटेशन का फंडा भी चलता है, तो जो एलएलई फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, तो म्यूटेशन होता ही है एलएलई फ्रीक्वेंसी में, इसके बारे में भी आपको जान के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वो पूछता है ऑल द वेदर मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। इसको तो पूछने की बात ही नहीं है, ट्रोपोस्फियर होगा, क्योंकि ये वेदर स्फीयर होता है। ठीक है, सारे तरीके के क्लाइमेटिक वेरिएशंस इसी में दिखते हैं। क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ठीक है, यही दिखता है ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद तो आप जानते हो स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में तो ओजोन का खेल है, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी। ठीक है, मेजोस्फियर लेस नोन लेयर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैसेस की डेंसिटी है काफी दूर दूर है। एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल काफी डिस्टेंस पे होगा, बहुत दूर पे होगा। इसकी वजह से, दूरी की वजह से क्या होगा, इनमें हीट जो होता है वो इस लेयर में ट्रैप नहीं होता है। क्लियर, देन कम्स थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मतलब हाई टेम्परेचर।
ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, काफी ठीक है। और थर्मोस्फीयर का पार्ट आइनोस्फीयर भी है, जिसमें तुम्हारे चार्ज आयन्स दिखते हैं, ठीक है। आइनोस्फीयर में तुम्हें चार्ज आयन्स दिखते हैं, O प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, ऐसे चार्ज आयन्स दिखते हैं, जिससे तुम्हारा क्या होता है, सिग्नलिंग में हेल्प करता है। कौन सा सिग्नल में? स्काई वेव प्रोपागेशन में। क्लियर? तो आई होप कि ये लेक्चर जो है मजेदार रहा होगा, और जिनको जो भी डाउट्स हैं दे कैन आस्क in the comment box, and if you have some other doubts also you can ask in the comment box, and जिनको भी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना है they can directly contact in the description box number, and all the best for the upcoming exam. Have a nice day. All the best.